नए साल के बवाल पुराने आ गए आपको वही सुनाने। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, मुझे मालूम है आप लोगों को आधे से ज्यादा लोगों ने तो विश किया नहीं होगा, तो मैंने सोचा मैं ही आपको विश करके आपके जख्मों पे मरहम लगा देता हूँ। तो चलिए नए साल के पहले एपिसोड के पिटारे को खोलते हैं, पर उसे खोलने से पहले आपसे एक सवाल, सिंपल सा सवाल, और सवाल ये कि क्या डीएनए साइंस नाम की कोई विधा है? कहीं पढ़ाई वढ़ाई जाती है? कोई इसका वजूद है, या ऐवही हवा में तीर छोड़े जाते हैं या छोड़े जा रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में मोहन भागवत, जी हाँ जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कह दिया कि हमारे देश के सभी लोगों का डीएनए पिछले 40,000 सालों से एक ही जैसा है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ उन अभिभावकों और उनके बच्चों के दिलों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपना समय और पूंजी दोनों इस पे बर्बाद कर दिए, यानी कि वेस्ट कर दिए। और क्या, वेस्ट ही कर दिए। और साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो इस विधा के जनक थे या महारथी थे, वो स्वर्ग से बैठ करके अपना माथा पीट रहे होंगे। अच्छा चलिए भागवत जी, आपकी इस बात को मान भी लेते हैं, तो वो क्या जो फॉरेंसिक फाइल्स या रियल लाइफ क्राइम सीन्स में डीएनए एनालिसिस के द्वारा क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी हम बंदर जैसे दिखते हैं या 40,000 साल पहले बंदरों की पूंछ नहीं थी? खैर बाकी सब चंगासी है। एक बवाले बयां के बाद आपको दूसरा बवाले बयां बताते हैं। ये दूसरा बवाले बयां आ रहा है उत्तराखंड के कुमायूं के बागेश्वर से। यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अनुराग ठाकुर जी ने शुरुआत की विजय संकल्प यात्रा की, और एक रैली के दौरान अनुराग ठाकुर जी ने ये बयान दे दिया कि मोदी जी के कार्यकाल के पिछले 7 सालों में कोई 7 पैसे के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा सकता है। मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ सर, मान लीजिए हम लगा भी देते हैं, आप नहीं मानेंगे, उल्टा हम पर ही यूएपी और एनएसए लगा देंगे। और फिर राहुल गांधी जी ने वो राफेल वाला लगाया था ना, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? और सबसे आखिरी बात वो ये कि आप बाहर आने देंगे घोटाला तब तो पता लगेगा, अंदर ही जेब में छुपा लेंगे तो कहाँ से पता लगेगा? बाकी सब चंगासी है। इस ब्रह्मांड में मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति है दूसरों की चीजों को क्लेम करना। अब आप खुद ही देख लीजिए, बचपन में पड़ोसी के खिलौने या भाई बहन के खिलौनों को क्लेम करना, थोड़े बड़े हो जाएं तो स्कूल कॉलेज में दूसरों की पेन पेंसिल क्लेम करना, कॉपी किताब भी, थोड़े और बड़े हो जाएं तो दोस्त की गर्लफ्रेंड क्लेम कर लेना, फिर सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इससे पहले कि हम भावनाओं में बह के रास्ता भटक जाए, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि दिल्ली में एक 68 साल की महिला है सुल्ताना बेगम, और वो अपने पति का नाम बताती है मिर्जा मोहम्मद बेगार बख्त। वाह क्या रॉयल नाम है। तो इन्होंने मांग भी बड़ी रॉयल की है। इन्होंने कहा है कि जो लाल किला है इस पर मेरा अधिकार है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहादुर शाह जफरदित्त की पड़पोते की पुत्र वधू हूँ। तो मैडम जी, आप लाल किले के किसी एक गुंबद को क्लेम कर लेती, उसके सामने वाली रोड क्लेम कर लेती, नहीं तो लाल किले के सामने वाली कोई बिल्डिंग क्लेम कर लेती, और वैसे आप इतने समय बाद जागी हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जज साहिबा ने खुद कहा जो इसकी सुनवाई कर रही थी, रेखा पल्ली। उन्होंने कहा भैया आप अब क्यों जागी हो 150 साल बाद? तो इनके वकील विवेक मौर्य जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बड़े शौर्य से ये कह दिया कि तब ये अनपढ़ थी। अमित शाह जी, मतलब मोटा भाई, आप इसी बोझ की बात तो नहीं कर रहे थे, पर ये तो उतर गया। खैर, फाइनली कोर्ट ने कहा ये समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बोला। मेरा सिर्फ एक सवाल है मैडम, आप कुंभकर्ण से ज्यादा सोई कि कुंभकर्ण से कम सोई?
बस इतना बता दीजिए, बाकी सब ठीक है। अब आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, चाहे कर लो दुनिया टूर, आई गजब है कानपुर। क्या नहीं सुनी? तो भैया अभी सुना दी मैंने। अब इसी गजब के कानपुर से गजब की खबर आ रही है। दरअसल कानपुर के कमिश्नर है राजशेखर, वो पहली बार रसोड़े में घुसे होंगे। अब आपको पता ही है वर्तमान समय में मनुष्य की एक और प्रवृत्ति है, और वो ये है कुछ भी नया चीज खरीदने या करने के बाद उसे सोशल मीडिया पे उड़ेलने की, या यूं कहें उल्टी करने की। अब नई गाड़ी ली या पहली बार गाड़ी ली तो सोशल मीडिया पे डाल दो, नया घर लिया पहली बार लिया सोशल मीडिया पे डाल दो, नई सैलरी या पहली बार सैलरी आई सोशल मीडिया पे डाल दो, नई किताब ली सोशल मीडिया पे डाल दो, नई चप्पल ली या पहली बार चप्पल ली। हाँ, कुछ विल्ले लोग होंगे जो उसकी फोटो भी डाल देते होंगे। तो कमिश्नर साहब भी रसोड़े में घुसे और उन्होंने भी एक फोटो खींची और ट्विटर पर कैप्शन डाल दिया, कृपया मुझे शुभकामनाएं दीजिए, मैं कुकिंग में अपना हाथ आजमाने जा रहा हूँ या किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी में यानी कि मार्गदर्शन में नाश्ते के लिए पोहा तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद क्या था, फोटो देखी लोगों ने और चुटकी ले ली, अरे भाई साहब ये गैस सिलेंडर तो जल नहीं रहा है आपका। और सबसे बड़ी चुटकी ले ली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने। अब ये कौन है? ये वही है जिन्होंने मानसून सत्र में यानी कि अगस्त में हंगामा बरपाया था, और इस बार शीतकालीन सत्र में जो 12 लोग निलंबित किए गए थे एमएलए राज्यसभा से, उसमें ये एक है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कोई काम तो है नहीं, तो मैं ट्विटर ही चला लेती हूँ। इन्होंने सबसे बड़ा तंज मार दिया। इन्होंने कहा साथ ही सरकार को कड़ा संदेश देने और रसोई गैस के दाम इससे सस्ते करने के लिए धन्यवाद कि इसके बगैर भी खाना पकाया जा सकता है। गर्मी के लिए गैस चूल्हे की जगह सामूहिक गुस्सा भी जरूरी है। अब इस बात के बाद क्या था, आपको तो बताइए, भक्त उबल जाते हैं, अंडे बन जाते हैं। ऐसा ही भक्त आ गया वेंकटेश, उसने भी इसी कमेंट के नीचे कमेंट मार दिया कि देखिए पोहा बन जाने के बाद भी क्या आप अपनी गैस जला के रखती हैं प्रियंका जी? इससे समझ में आता है आप कभी रसोड़े में घुसी नहीं है। बिना जांच के आलोचना करना हास्यप्रद है। ऐसे होते हैं भक्त, डेडिकेटेड भक्त। एक भाई साहब ने और लिख दिया, ये सूट बूट पहन के कौन खाना बनाता है? एक बात बोले, तुम एक काम करना, शेरवानी पहन के और सेहरा सजा करके फोटो डाल देना और कहना घोड़ी चढ़ने से पहले बारातियों के स्वागत के लिए शाम के नाश्ते का प्रयास करते हुए। हाँ, बाकी सब ठीक ही है यार। चलिए अब एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। नहीं, हम वैसे तो एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, बट फिर भी बॉलीवुड मूवीज की बात कर लेनी चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात कर लेनी चाहिए। अब आपको एक मूवी याद है 2018 में आई थी, रेस 3? क्या वो मूवी नहीं थी? इसीलिए तो मैंने पूछा याद है, क्योंकि आपको तो मूवी नहीं याद है, लोगों ने मूवी देखी है। ऐसे एक महारथी हैं जिन्होंने पहले डेयर दिखाया इस मूवी में काम करने का, फिर उससे बड़ा डेयर दिखाया इस मूवी को देखने का। मैं बात कर रहा हूँ साकिब सलीम की। इन्होंने कहा कि जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्टिंग अच्छी नहीं की। मतलब आपको अपनी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बट आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, बाकी लोगों की एक्टिंग अच्छी लगी है। इसके आगे ये कहते हैं कि पहली बार समीक्षकों ने मेरी आलोचना की। मेरे भाई, जब पहली बार ऐसा काम करोगे तो पहली बार आलोचना तो होगी। इसके अलावा आगे ये कहते हैं कि कुछ समीक्षकों ने मुझे बहुत बुरी आलोचनाएं दी, कुछ ने निजी आलोचना दी। मेरे भाई, ये निजी आलोचना कैसी होती है? मतलब फोन पे दी जाती है कि जूम कॉल पे होती है कि मिल के होती है? थोड़ा डिफाइन करते तो अच्छा लगता। आगे ये कहते हैं इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैं बैठ गया, मैं सोचने लगा क्या मुझे एक्टिंग आती भी है या नहीं। एक काम करते भाई साहब, यही सवाल आप फोन मिला के एक बार सलमान खान से पूछ लेते तो थोड़ा अच्छा होता। खैर, ये रिकवर कर चुके हैं। इन्होंने 83 में जिमी पा यानी कि मोहिंदर अमरनाथ का कैरेक्टर निभाया है। 1983 वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम जीती थी उस पर है। आप फिल्म अगर देख चुके हैं, इनका कैरेक्टर अगर आपको पसंद आया है तो यही मौका है मुझसे कनेक्ट होने का। हाँ जी, आ जाइए इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, हैंडल्स के नाम शो के एंड में दूंगा ताकि पूरा शो सुन के जाए आप। चलिए अब पैसे की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं अपनी फीस नहीं मांग रहा हूँ, ना ही आपको कुछ पैसा उधार दे रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की करेंसी।
और हमारे देश की करेंसी हाल ही में एशिया में सबसे वर्स्ट हो गई थी। ना ना ना, इससे पहले कि आप ये सोच लें मेरे वक्तव्य हैं तो फिर आप थोड़ा सब्र करें, थम जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने जारी की है और ये बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच में पैसा 1.9% नीचे गिर गया था और एशिया में वर्स्ट हो गया था। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय बाजार में से विदेशी निवेशकों ने 4.2 अरब रुपए निकाल लिए। इतना बड़ा अमाउंट निकालने से भारतीय बाजार भी जो है -10% नीचे खिसक गया था। अब ये क्या कारण है, क्या शंका है, क्या दुविधा है, क्या रिस्क फैक्टर है जो इतना बड़ा अमाउंट निवेशकों ने निकाल लिया? अब इसका असर मार्केट के साथ साथ आपकी जेब पर भी पड़ता है। तो समझ लीजिए, सवाल पूछिए, जवाब अगर आपके पास हो तो मुझे बताइए, मैं बाकियों तक पहुंचाऊंगा। अभी सब चंगा सी है। चलिए अब कलयुग की बात कर लेते हैं। एक ऐसा कलयुग जिसे हम घनघोर कलयुग कह सकते। आप इस बात को सुनिएगा, उसके बाद खुद महसूस करिएगा कि घनघोर कलयुग के मुहाने पर हम खड़े हैं कि उसके बीच में खड़े हैं, कि अभी इससे भयंकर कलयुग आना बाकी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के ओहायो की। यहाँ पर जिमी जेम्स डेविड रसेल नाम के 39 साल के व्यक्ति हैं। इन्होंने मानव भक्षण किया है। जी हाँ जी, एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को पहले मारा और उसके बाद उसको खा गए। सुन के कितना अजीब लग रहा है ना, घिनौना लग रहा है। ये जो है मानव भक्षण का पहला केस जो है ओहायो में आया है। डिटेक्टिव को, पुलिस को जो है एक खून से सना हुआ माइक्रोवेव में मिला है, चाकू भी मिला है, ऊतक तो मिले ही मिले हैं। मगर जब इस भाई साहब को पकड़ा गया है रसेल को, तो इन्होंने इनसे बोला गया अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स के अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। एक तो आपने जीवित व्यक्ति को मारा, फिर उसे खाया, और खाने का कारण पता है क्या है? उसको ये लगता था कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरा मस्तिष्क ठीक हो जाएगा। ना भाई, ऐसे मस्तिष्क ठीक नहीं होता है, ये गलत है। और सबसे दर्दनाक तो ये है कि ऐसा कृत्य करने की सजा सिर्फ 14 साल है। ये नाइंसाफी है, ये गलत है। ऐसे इंसान सिर्फ 14 साल की सजा के ही काबिल है क्या? एक इंसान को मार के खा जाना और ये सोचना कि मेरा दिमाग इससे ठीक हो जाएगा। सोचिएगा और फिर जवाब जरूर मुझे दीजिएगा। चलिए अब पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। ना मैं अपने पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, ना मैं गोदी मीडिया हूँ जो पाकिस्तान की बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति में पतंगे उड़ाई जाती हैं, अब बड़ी बड़ी अजीबोगरीब पतंगे, वैसे ही एक दिन श्रीलंका में भी मुकर्रर है, उसे हम 20 दिसंबर मान सकते हैं क्योंकि ये कांड उसी दिन हुआ है। अब देखिए, श्रीलंका में भी बड़ी बड़ी जाइंट काइट्स उस दिन उड़ती हैं। तो ऐसे ही जाइंट काइट को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे 6 लोगों का ग्रुप। अब आपको तो पता ही है, हर एक ग्रुप में एक विरला आदमी होता है, निराला होता है, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है, उत्साहित होता है। ऐसा ही एक उत्साहित व्यक्ति इनके ग्रुप में भी था। तो जब ये पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो भाई साहब जोर जोर से उछलने लग गए और खुशी जाहिर करने लग गए। तो पतंग ने कहा, देखो तुम्हारी खुशी हम निकालते हैं। फिर क्या था, ये भाई साहब 30 फीट ऊपर पहुंच गए। तो नीचे बाकी इनके साथी बोलते हैं, ओ भाई डोर छोड़ दे वरना कहीं और चला जाएगा। शुक्र है कि 1 मिनट बाद भाई साहब सही सलामत नीचे आ गए। हमारे यहाँ की मीडिया होती तो पूछती, भाई साहब ऊपर उड़ के कैसा लगा? और भाई साहब उसकी जान हलक में आ गई और तुम उससे पूछ लो कैसा लगा? ये कोई बात होती है? अरे भाई साहब इतने एक्साइटेड नहीं होते, वरना पतंग तो तुमको यही कह रही थी, आओ ले चले आसमान के गगन तले तुमको दुनिया दिखाए हैं, है ना? सही सलामत हो ना, बस ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते। ठीक है, हाँ। चलिए तो अब शो की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पॉजिटिव खबरों की। सबसे पहली पॉजिटिव खबर है मुनव्वर फारूकी।
क्या ये पॉजिटिव खबर नहीं है? मुझे पूरा यकीन था आप यही बोलने वाले हैं। आपके लिए पॉजिटिव खबर हो ना हो, बट मेरे लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस भाई साहब ने क्या ट्वीट किया था। इसने ट्वीट किया था कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम मनोवर है और आर्टिस्ट हार गया, नफरत जीत गई। क्यों ऐसा इन्होंने कहा था ये आप सबको हमको मालूम है, क्योंकि बैंगलोर में इनका शो कैंसिल हुआ था, 600 टिकटें इन्हें वापस करनी पड़ी थी। पिछले 2 महीने में 12 शोज कैंसिल हुए थे। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा का शो भी कैंसिल हुआ था अब बैंगलोर में। बट सुनने में आ रहा है कि इन्होंने वापस शो स्टार्ट किया, मुंबई में शो किया, पुलिस का, प्रशासन का धन्यवाद किया और इस नए साल में ये शो करने वाले हैं 16 जनवरी को कोलकाता में, और पुणे में तारीख अभी नहीं आई है, बट बुक माई शो पे 799 की टिकट मिल रही है, बहुत जल्दी भर रही है। ये कमाल है। और कुणाल कामरा ने खुद इनको पर्सनल फोन करके मोटिवेट किया था। बहुत सारे लोगों ने इनको मोटिवेट ट्विटर पे किया था, उनमें से एक मैं भी था। तो ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा मुझे मालूम है मैंने क्या कहा है, मैंने क्या बोला है, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे आऊंगा। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं दूसरी पॉजिटिव खबर की और शो की आखिरी खबर की, और ये है डिसेबल कम्युनिटी के लिए न्यूज। क्योंकि मैं एक डिसेबल हूं और हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि डिसेबल कम्युनिटी से जुड़ी हुई खबरों को मैं पहुंचाऊं डिसेबल कम्युनिटी तक, नॉन डिसेबल कम्युनिटी तक, ताकि आपके आसपास जितने भी डिसेबल हैं आप उन तक इस बात को पहुंचा सकें। देखिए अभी बहुत से ऐसी सेक्टर हैं, बहुत से ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं, जगह है जहां पर डिसेबल्स को पहुंचना है। उनमें से एक था हमारा डिफेंस सेक्टर। जी हाँ जी, डिफेंस सेक्टर यानी कि वायुसेना में पहली बार एक डिसेबल कैडेट को शामिल किया गया है, योगेश यादव। इन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। जब ये मिलिट्री ट्रेनिंग में थे तब इनके कमर के निचला हिस्सा जो है वो लकवाग्रस्त हो गया था। होता ये था पहले कि जब ऐसे कोई डिसेबल हो जाता था ट्रेनिंग के दौरान तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था, स्टाइपेंड दे दिया जाता था। और ये रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 1985 के बाद से 448 ऐसे डिसेबल कैडेट हुए हैं, यानी कि हर साल 10-12। बट हमारे दिवंगत पूर्व जनरल विपिन रावत जी ने और ये मुहिम चलाई कि नहीं हम इन्हें हक दिलाएंगे, संसद में भी आवाज उठी। तो आपने ये देखा कि एक वायुसेना के अंदर एक डिसेबल कैडेट यानी कैंडिडेट आ गया है। आगे थल सेना में भी और जल सेना में भी हम उम्मीद करते हैं, और वायुसेना में भी आगे और जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पर अभी पकड़ नहीं है डिसेबल्स की, वहां पर डिसेबल्स जरूर पहुंचेंगे। ये नए साल की नई शुरुआत है, पॉजिटिव शुरुआत है, और हर एक नॉन डिसेबल कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, जैसे आप मेरे साथ चलते हैं, ये शो सुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस शो को। शो पसंद आया हो तो आप अब मुझे YouTube पे नहीं, अब आप मुझे डायरेक्टली देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये है केवल स्पॉटिफाई स्पेशल, यानी कि ओनली ऑन स्पॉटिफाई गानों का शो। तो आप अपने फीडबैक्स मुझे दे सकते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर, और अनोखी आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, न्यूज़ भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं स्क्रिप्ट या एडिटिंग में, उसका भी सहयोग कर सकते हैं। आपका नाम अनोखी आर्मी में छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फटाफट से आना है ट्विटर पर अनोखा अंकित @ और अनोखा के आगे $_ लगा लीजिएगा, उसके बाद अंकित, और इसी के साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हैं तो अनोखा में एक ए एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा @ANOKHAANKIT। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। शो पसंद आया हो, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगले नए पॉडकास्ट के साथ, ओनली ऑन स्पॉटिफाई। सुनते रहिए द अनोखा शो। गुड बाय।